Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine. चलिए बेटा, आज के सेशन में आप लोगों को थोड़ा ग्रामर की शुरुआत करेंगे पढ़ाना। अब आप लोगों को कंपटीशन लेवल की ग्रामर पढ़ाई जाएगी। वैसे आप लोगों ने 7th तक के बुक्स में, क्लास 3rd से 7th तक के बुक्स में ग्रामर की हर चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई, ठीक है। अब आपको उसी आधार पे आपको बड़े लेवल पे कंपटीशन की तैयारी करनी है। इस उद्देश्य को रखते हुए अब हम बड़े लेवल में जैसे कंपटीशन स्तर पे आते हैं, उसी हिसाब से ग्रामर की जो है शुरुआत करेंगे। आपके पास बुक्स है, हमें बुक्स नहीं, मतलब पीडीएफ हमने बनाया है, उसको हम शेयर करके आप लोग को ग्रामर पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद है। ऐसी चीज नहीं कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ नया है, कुछ नए लेवल से थोड़ी बहुत चीजें नई आएंगी, बाकी आपका वही है जो आप लोगों ने ग्रामर में अब तक पढ़ा है, ठीक है। तो सबको बुक दिखने लगी बेटा? Yes, ma'am. ध्यान देंगे। सबसे पहले Yes, ma'am. जब व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और वर्णमाला, उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है ना, जो ध्वनि है वही वर्ण होता है। जैसे आ, ई, का, खा, चा, छा, जा, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ आवाज निकल रही है, वही आवाज क्या है? वर्ण है। आवाज में जो हमें सुनाई दे रहा है, जो ध्वनि के माध्यम से हमें सुनाई दे रही है, वही वर्ण है। वर्ण के से ही वर्णमाला बनती है। यहाँ देखिए आप लोग, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह यानी समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं अलका? वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित सुव्यवस्थित समूह को या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितनी अक्षर है? अनुभव? 52 है ना। तो देखिए इसमें ध्यान देना है कि हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है, जिसको हम मूल व्यंजन मानते हैं, उनकी संख्या 33 है। उसके बाद 2 उच्छिष्ट व्यंजन है ना। उच्छिष्ट व्यंजन कितना है? 2। और 2 है अयोगवाह। अयोगवाह को भी आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ बेटा, Yes, ma'am. पता है ना अयोगवाह? जानते हैं। बिंद और अंक की मात्रा वाली होती है, अयोगवाह हो गई। 2 है। 2 उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, इसको जानते हो अभिषेक? हाँ, जो मान्य व्यंजन है। अब बताइए, मान्य व्यंजन जानते हो? हिंदी वर्णमाला में 2 मान्य व्यंजन है। जैसे चढ़ना, ढा बोलते हो, रा से ढा बना हुआ है। हाँ, रा से ढा बन गया। चढ़ना, पढ़ना, पढ़ना, ढा है ना। रा और ढा, रा और ढा, यही 2 मान्य व्यंजन है। आई बात समझ में? इसी को उच्छिष्ट व्यंजन कहा गया है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, 4 संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन, वो भी पता है आप लोगों को? Yes, ma'am. रत्नेश बताओगे?
चार। क्षत्रज्ञास्त्र। हाँ। अयोगवा कौन सा है? रत्नेश, आपसे ही पूछ रही हूँ। प्राची, अयोगवा। मैम अंग और रहा। हाँ। और 11 मूल स्वर हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं अभिषेक? यस मैम। मैम छोटा बड़ा छोटी ई छोटा बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ। ओ, ये आपके 11 जो है मूल स्वर है। अंग आ तो जो है आपका योगवा मान लिया गया है। ठीक है। इस प्रकार से कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो गई है। चलिए अब हम वर्णों के भेद करते हैं, है ना। अब आप लोगों ने देखिए, हाँ, इसमें जो 33 मूल व्यंजन है बेटा, इसमें जो स्पर्श व्यंजन है उसको आप लोग जान रहे हो ना। स्पर्श व्यंजन, पुष्प व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ये मिला के कुल संख्या 33 है, जिसमें 25 आपका स्पर्श व्यंजन है। पता है आपको? यस मैम। 4 अंत हाँ 4 उस। हाँ। पास का से लेकर माँ तक ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। फिर यार अलावा क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। और यस मैम। छोटा सा, बड़ा सा, षष्ठी सा, हाँ, ये आपका उष्ण व्यंजन हो गया, उसमें है ना। तो सब मिला के आपके 33 हो गए, तो कुल मिला के 52 हो गए। हाँ, इतना आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम आते हैं वर्ण के भेद। तो वर्णों के कितने भेद गए हैं, भेद किए गए हैं बेटा? आकृति, वर्ण के कितने भेद किए गए हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन। ठीक है। चलिए यस मैम। वर्गीकरण यहाँ किया गया है। देखिए, छोटा आ से लेकर आ तक ये आपका स्वर है, लेकिन मूल स्वर आपका 11 ही है, बताया गया है ना। मूल स्वर जो है 11 है, अंत आ जो है यस मैम। माना गया है। ठीक है। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। हम जो भी वर्ड बोलते हैं उसका कुछ न कुछ उच्चारण स्थान है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन वर्ण हो। इसको आप लोग को बताया गया है ना पिछले क्लासेस में। यस मैम। उसी आधार पे हमें पढ़ना है। तो हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण करने में हमें कम समय देना होता है, जब हम बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। जैसे छोटा आ ई उ री, आ ई उ री, और जल्दी हम बोलिए ना। तो 4 जो है क्या है आपके? हर्ष स्वर यानी लघु स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ। अब ये चारों को निकाल के बाकी 7 जो है आपका दीर्घ है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ज्यादा समय लग रहा है ना बेटा बोलने में इसमें? हाँ, ये आपका क्या हो गया? यस मैम। स्वर। क्या हो गया? दीर्घ स्वर। अब आइए आपका तीसरा क्या है? फलित स्वर। इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाए थे पिछले क्लासेस में, याद होगा ना।
वे स्वर जिनके उच्चारण में Yes, ma'am. अक्षर से तिगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। इसका चिन्ह देखिए बनाया गया है, जैसे यस लिखते हैं, जैसे सुनो, रुको, हम शब्दों पे जो वर्डों पे हम जोर दे के बोल रहे होते हैं, ओम बोलते हैं ना, अरे, तो हम जिन वर्णों पे हम ज्यादा जोर दे के बोलते हैं उस पे हमें ज्यादा समय देना होता है। ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्वर को हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए इसमें संयुक्त स्वर क्या है, यानी जिसका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जब आप लोग संधि पढ़ते हो तो उसमें आपको संयुक्त 2 वर्णों की मिलाकर जो परिवर्तन होता है बताया गया है ना। Yes, ma'am. आ ए धन आ बराबर ई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वर संध के जो भेद है उसमें हर में अलग अलग प्रकार के से संध होता है, तो यहाँ पे आ और ई मिलाकर ई बनी है। इसका उच्चारण स्थान है आ, कंठ है, ई का तालु है। देखिए ए ऐ ओ औ ये 4 जो है आपके ये संयुक्त स्वर है, यानी इसमें 2 स्वरों को मिलाकर बनाया गया, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहा गया है। जैसे आपका संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन के योग से बना हुआ है ना संयुक्त व्यंजन, ऐसे ही ये आपके जो स्वर हैं ए ऐ ओ औ 4 स्वर हैं, ये भी 2 स्वरों के योग से बने हुए हैं। जैसे ए है, ए का आ धन ई बराबर ए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ऐ है, आ धन ई बराबर ऐ, आ भी कंठ से बोला गया है, ई तालु से, तो यहाँ भी परिवर्तन हुआ है। अब ओ है, आ धन उ बराबर ओ, कंठ और ओठ, आ का उच्चारण स्थान आ, ये आपका कंठ से बोला जाता है, ई, ये आपका तालु से बोला जाता है, उ, ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है। इसको तो आप लोग जानते हो उच्चारण स्थान के आधार पे। Yes, ma'am. तो ए ओ धन आ धन उ बराबर ओ और आ धन बड़ा उ बराबर औ, ये आपका 4 जो है संयुक्त स्वर है। समझ में आ रहा है बेटा सबके? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ये इसमें आपको अग्रस्वर, अग्रस्वर, क्योंकि अब जब हम तैयारी करते हैं तो हमें छोटी सी छोटी चीजें जाननी है। वैसे तो हम स्वर व्यंजन योगवाद सब जानते थे, लेकिन अब यहाँ संयुक्त स्वर ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था, संयुक्त स्वर के बारे में नहीं पढ़ा था। तो संयुक्त स्वर भी अब जान गए, ए आई ओ आपका संयुक्त स्वर है, कैसे बना है इसको भी जान गए। अब हम जानना चाहेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। ई, ए, तो जीभ का आगे का भाग स्पर्श कर रहा है इसके उच्चारण में, कर रहा है ना। हाँ, तो इन स्वरों को हम Yes, अग्रस्वर भी कहते हैं। जैसे प्रश्न आ गया अग्रस्वर क्या है, 4 विकल्प दे दिया गया, तो जब आप पढ़े रहोगे अग्रस्वर के बारे में, छोटी बड़ी ए ऐ, ये आप 4 अग्रस्वर हो गया। आपसे पूछ लिया गया संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, 4 विकल्प दे दिया गया, उसमें से 1 सही है 3 गलत है। जब आप पढ़े रहोगे तभी तो उसका जो है ढूंढ पाओगे। तो चलिए, आपका अग्रस्वर है छोटा ई बड़ी ए ऐ, ये आपका जो है अग्रस्वर है। मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है
उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। अ बोल रहे हैं तो जीभ का तो जीभ का मध्य भाग काम कर रहा है ना। इसी प्रकार से पश्च स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ, औ और आ क्या है? आगत ध्वनि है। आपको क्या माना गया है? आगत स्वर, जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गई है ना। तो ये आपका पर्श स्वर हो गया। जैसे आपने व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा था, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, वैसे ही स्वर का भी वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर। अग्र स्वर जहाँ जीभ का अग्र भाग काम करता है, इसके अंतर्गत छोटी बड़ी आ गया। मध्य स्वर जिसके स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, आ, इसमें छोटा आ गया। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, आ, उ, ओ, ओ, आ। यहाँ पे जीभ का अंतिम भाग काम कर रहा है, ये पश्च स्वर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से स्वर का भी विभाजन हो गया। अब देखिए अगला आधार क्या है? मुख द्वार खुलने के आधार स्वरों का विभाजन हुआ है। जब हम मुख खोलते हैं तो कैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, इसके आधार पर, यानी मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का जो विभाजन हुआ है। कैसे विभाजन हुआ है? सबसे पहले ध्यान देंगे वृत्त। वृत्त का मतलब आप लोग जान रहे हो बेटा? वृत्त किसे कहते हैं? इंग्लिश में आप सर्कल बोलते हो। यस मैम। को वृत्त यानी गोला। आ गई समझ में? जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा मुंह का आकार गोलाकार होता है ना। कोई शब्द अगर हम बोलते हैं तो मुंह का आकार, मतलब अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग आकार होता है। यानी मुंह का आकार यहाँ गोल मानकर हम शुरू कर रहे हैं विवृत स्वर, यानी पूरा मुंह खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ बोल रहे हैं, आ का उच्चारण कीजिए। देखिए आपका मुख गोल भाग बना रहा है। मुस्कान उच्चारण कीजिए तो आ का, आ बोलिए। आ उधर मुख खुला रखिए, आ बोल के देखिए मुंह का आपका वृत्त बना रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? आप विवृत स्वर। क्या कहेंगे? विवृत स्वर। ठीक है, क्योंकि आ का उच्चारण करने से मुंह का पूरा भाग खुला होता है। ऐसे ही अर्धविवृत स्वर, यानी आधा मुख खुलता है। किसके बोलने पर? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। आ, ए, ओ, आ, है ना। आ, ए, ओ, आ। इसको जब हम बोलते हैं तो हमें पूरा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मुंह खुला और हवा के साथ हमारे उच्चारण शुरू हो गई, तो इसलिए इसको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अब क्या है? समवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, यानी मुख में खोलना नहीं पड़ता। देखिए ई, बोल रहे हैं तो मुंह हमें खोलना पड़ रहा है? नहीं, जीवा और तालु के आधार पे हम उच्चारण कर रहे हैं। सामने से कोई अगर हमें मुंह देखे तो हमें मुंह खोलना नहीं पड़ता है, इसमें लगभग बंद रहता है मुंह हमारा। थोड़ी सी मुंह खुली होती है केवल हवा लेने के लिए, है ना, जब इन स्वरों को हम उच्चारण करते हैं। अब समवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण को आधा बंद रहता है, ए, ओ, तो बेटा आपका ये अर्धवृत स्वर और अर्ध समवृत, ये दोनों का एक ही है ना।
उसमें आधा मुख खुला है तो इसमें आधा मुख बंद है, तो कुल मिलाकर एक जैसी स्थिति तो है। यस मैम। तो ए ओ, इसमें भी देखिए अर्धवृत्त स्वर में भी ए ओ आया है और अर्धसंवृत्त में भी ए ओ आया है। तो ये मुख खुलने के आधार पे बांटा गया है ना। दूसरा बांटा गया है स्वर के मतलब जो भेद किए गए हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद हैं। तो ये आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर भेद था, दूसरा आपकी ओठों की स्थिति के आधार पर, इसमें भी आपके भेद किए गए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मुख खुलने के आधार पर हुआ था, इसमें भी है आवृत्त मुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होती। मुख खुलता है, ओठ भी तो हमारे खुलते हैं, तो गोलाकार नहीं होती। अ आ ई ए है ना। और है वृत्त मुखी स्वर, यानी इसमें जो है पूरा मुख गोलाकार हो जाता है, ओठ भी गोलाकार हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण मुख गोलाकार होता है, उ औ आ, इसमें आपका पूरा मुख गोल हो रहा है। अब देखिए संघोष स्वर क्या होता है। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर संघोष ध्वनियां होती हैं। आप जानिए कोई भी स्वर हम बोल रहे हैं तो ध्वनि आवाज उत्पन्न होती कि नहीं होती है। ऐसा कोई स्वर या व्यंजन नहीं है जिसका उच्चारण हम करें तो आवाज न उत्पन्न हो। तो आवाज उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको संघोष ध्वनियां कहते हैं। अनुनासिक, इसको भी आप लोग पढ़े हो। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चंद्रबिंदु, जैसे गांव, दांत, आंगन, है ना, मुंह। तो हम बोल रहे हैं तो नाक से भी हवा हमारे बाहर निकल रही है ना। हाँ, तो चंद्रबिंदु वाले अनुनासिक वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो नाक के द्वारा मुंह से टकराकर हवा बाहर निकलती है। निर्नुनासिक क्या है? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर, जिसमें अयोगवा अंग आहा अयोगवा मन। तो यह आपका स्वर का विभाजन था। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए आपका इतना ही है। इसमें आपको स्वर विभाजन बताया गया है और स्वर का विभाजन किसके आधार पे होता है ना। तो यह आपको दिखाया गया, एक है मुख द्वार खुलने के आधार पर, एक बार है ओठों की स्थिति आधार पे, एक आपका है व्याकरण की दृष्टि से, है ना। 3 प्रकार के आपके हो गए। अब अगले सेशन में आपको हम व्यंजन वर्णों के बारे में बताएंगे। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. काम करेंगे, जो आपको जितना पढ़ाया गया है इसके नोट्स आप तैयार कर लेंगे। एक आप लोग डायरी लीजिए और डायरी में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अब कोई दूसरी चीज पे नोट्स नहीं बनाना है। नई डायरी आप लीजिए, आपके घर में रखी होगी। अगर नहीं नई डायरी है तो नया नोटबुक हो। अब आप उसको कंपटीशन लेवल पे आपको नोट्स बनाना है। अभी जो पढ़ाया गया है आपके पास पिछले क्लास की बुक है, उसमें भी चीजें मिल जाएंगी। अब आप उसके आधार पे नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, आज का जितना पढ़ाया उतना ही नोट्स आज बनाएंगे। आप स्वर के बारे में पूरा डिटेल, वर्ण, वर्णमाला और स्वर, ये तो आपको पढ़ाया गया है। इसी के आधार पे आप नोट्स तैयार करेंगे। वो हमेशा के लिए रहेगा, उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे, सबके पास होनी चाहिए। अगर आज आपके पास डायरी या नोटबुक नहीं कंप्लीट है तो आज पहले से करके मंगवा लीजिए, 1-2 दिन में बना लीजिएगा, लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए बनाने का। आज आप रखते ही कर लीजिए, क्योंकि अगले सेशन में हम दूसरा पढ़ाएंगे। उस 2-4 सेशन हम आप लोगों को थोड़ा ग्रामर पढ़ा देंगे। ठीक है, यस मैम। ये सारे नोट्स होना चाहिए। नोट्स आपको तैयार करना हमने पढ़ा दिया, आप इसको वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो ग्रामर की पुरानी बुक्स है उसका हेल्प लेंगे और आप बनाएंगे। ठीक है बेटा।
अब सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye. बाय बेटा।